औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हार्वर्ड CSS ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजिकल थ्योरिस्ट। हमने इससे पहले सोशियोलॉजिकल थ्योरी की बात की। तो सोशियोलॉजी 3 मुख्तलिफ़ किस्म की जो मेन लीडिंग थ्योरीज़ है उसके हवाले से हमने बात की। आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजिकल थ्योरिस्ट के हवाले से, सोशियोलॉजिकल थ्योरिस्ट के काम के हवाले से, सोशियोलॉजिकल थ्योरिस्ट के जो मेन थ्योरिस्ट है जिन्होंने सोशियोलॉजिकल स्फेयर में सोशियोलॉजी की उसमें बहुत काम किया। फर्स्ट जो है ऑगस्ट कॉम्टे हैं। बेसिकली कॉम्टे को पॉजिटिव फ़िलासफ़र भी कहते हैं और उनकी किताब है पॉजिटिव फ़िलासफ़ी जिसके बेस पे बहुत ज़्यादा मशहूर है। बेसिकली ये कंसेप्ट जो है इसको पॉजिटिविज़म कहते हैं, यानी पॉजिटिव फ़िलासफ़ी में उन्होंने जिस कंसेप्ट को बिल्ड किया उसको पॉजिटिविज़म कहते हैं। तो ये कॉम्टे की कंट्रीब्यूशन है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? जो कुछ हम सोच करते हैं दैट्स गुड है, पॉजिटिव है। मिसाल के तौर पर दुनिया में कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है। अगर एक चीज़ कोई मीनिंगफुल है तो उसके बारे में हमारी सोच भी होगी। अगर सोच है मीनिंगफुल है तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ गुड है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मुख्तलिफ कंसेप्ट को एक सामने रख लेता है तो जो कंसेप्ट हमें पॉजिटिव लगे, जिसकी रीज़न बने, हमें वो चीज़ गुड लगती है। इन दैट कंटेक्स्ट उन्होंने सर्टेनिटी की बात की। उन्होंने कहा नॉलेज सिर्फ वैलिड होता है और वैलिड नॉलेज वो होता है जिसको हम साइंटिफिक मेथड से गेन करते हैं। तो ये कॉम्टे की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है बीइंग अ पॉजिटिव फिलासफर, पॉजिटिविस्ट, कि आपने कहा कि ओनली नॉलेज वो नॉलेज वैलिड है जिसको हम साइंटिफिक मेथड से गेन करते हैं, हासिल करते हैं, और साइंटिफिक मेथड के अलावा जो नॉलेज हासिल करते हैं वो नॉलेज नहीं है। इन शॉर्टली स्पीकिंग अंदाज में हम ये कह सकते हैं कि नॉलेज को हम एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। तो नॉलेज है ऑब्जर्वेबल नॉलेज भी है और ऑथेंटिक नॉलेज भी है और नॉलेज वैलिड भी है, बिकॉज हम जो नॉलेज हासिल करते हैं, जिस नॉलेज को हम हासिल करते हैं और उसके अंदर बाकायदा एक एलिमेंट लाजमी है और दैट एलिमेंट इसका है कि उसको हम पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव और नॉलेज है जो साइंटिफिक तरीके से हम हासिल करते हैं, जिसकी ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम हासिल करते हैं, जिसको एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम हासिल करते हैं। तो कॉम्टे जो था सोशल एस्पेक्ट था कि हाउ सोसाइटी गॉट एट पॉजिटिव स्टेज। उसने सोसाइटी के स्टेजेस की बात की थी कि सोसाइटी में किस तरीके से हम स्टेजेस को गेन करते हैं। और कॉम्टे ने 3 स्टेजेस की बात की थी। चूँकि हम बेसिकली सोशियोलॉजी थ्योरिस्ट पढ़ते हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी की फील्ड में थीरीज प्रेजेंट की थी, तो ऑगस्ट कॉम्टे को आमतौर पर फादर या फाउंडर ऑफ द सोशियोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि इसने सोशियोलॉजी की जो फाउंडेशन रखी थी, सोशियोलॉजी का जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, इसको ऑगस्ट कॉम्टे ने की थी। तो ऑगस्ट कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं इस वास्ते से। आपने 3 स्टेजेस की बात की। तो सोसाइटी में 3 स्टेज है। एक स्टेज जो है वो थियोलॉजिकल स्टेज है, रिलीजियस स्टेज है। एक को मेटाफिजिकल स्टेज कहते हैं जिसको एब्स्ट्रैक्ट स्टेज कहते हैं। थर्ड जो है पॉजिटिव स्टेज है जिसको साइंटिफिक स्टेज कहते हैं। और उनका बिलीव ये है कि रिलीजन का जो प्ले करता है लेस रोल और साइंस का ग्रेटर रोल है प्रोग्रेसिव में। तो जो नॉलेज हम साइंस के बेस पे हासिल करते हैं उस स्टेज को साइंटिफिक स्टेज, उस नॉलेज को साइंटिफिक नॉलेज, और उस नॉलेज को पॉजिटिव नॉलेज और पॉजिटिव स्टेज भी कहते हैं। बिकॉज ये जो स्टेज होता है ये हम हासिल करते हैं साइंस के ज़रिए से। और साइंस जिस तरह के हम जानते हैं कि बेसिकली साइंस और नॉलेज है जिसके ज़रिए जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हैं, जिसमें हमारी मदद जो है
हम एक्सपेरिमेंट और 5 सेंसेस से मदद लेके नॉलेज हासिल करते हैं तो वो सबसे सुप्रीम नॉलेज है। तो आपने कॉम्टे ने 3 स्टेजेस की बात की थी कि बेसिकली सोसाइटी में 3 स्टेज है। थियोलॉजिकल स्टेज जिसको रिलीजन स्टेज भी कहते हैं, मेटाफिजिकल स्टेज जिसको एब्स्ट्रैक्ट स्टेज कहते हैं जो कि नेचर में एब्स्ट्रैक्ट है। थर्ड जो है वो है पॉजिटिव स्टेज जिसको हम साइंटिफिक स्टेज भी कहते हैं। अब कॉम्टे की थियोलॉजिकल स्टेज की, रिलीजियस स्टेज की हम बात करते हैं। रिलीजन विदाउट साइंस की बात होती है, क्योंकि जब रिलीजन है तो इट इज़ विदाउट साइंस। देखो, रिलीजन के लिए कभी भी साइंस की ज़रूरत नहीं है और न साइंस की मदद से हम रिलीजन को कभी साबित करते हैं या साबित कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो नेचर है वो इसकी नेचर के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि रिलीजन को हम साइंस की मदद से रिलीजन के लिए साइंस की ज़रूरत नहीं होती है। रिलीजन हमेशा साइंस के बगैर है, किसी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं होती है रिलीजन को। और खुदा, गॉड, सुपर नेचर बीइंग्स, इनके बारे में जो नज़रिया है ये सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में है, तो ये थियोलॉजिकल स्टेज है। और थिंक अबाउट, जिस तरीके से हम एक गेम के बारे में सोचते हैं तो सेम हम रिलीजियस स्टेज ऑफ लाइफ के बारे में भी सोचते हैं। हमारी जो कंसेप्चुअलाइजेशन होती है सेम लाइन पे बनती है और उसमें वो चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमारी बिलीफ होती है। सुपर नेचुरल लाइफ के बारे में हमारी बिलीफ है। तो ये वो फर्स्ट स्टेज है जिसको हम गेन करते ओनली रिलीजियस के बेस पे, विदाउट ऑब्जर्वेशन, विदाउट साइंटिफिक इंक्वायरी। इसमें तो हमें साइंटिफिक इंक्वायरी की ज़रूरत होती है न, इस स्टेज पे हमें किसी किस्म की एक्सटर्नल फीचर की ज़रूरत है, बल्कि ये हम थियोलॉजिकली इसको स्टेज को, सेकंड स्टेज जो है वो है मेटाफिजिकल स्टेज। और इसको आमतौर पर मेटाफिजिकल, मेटा बियॉन्ड फिजिक्स मीन मैटर, फिजिकल जिनकी वजूदियत ना हो, यानी जो बियॉन्ड द फिजिकल हो, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस जिनके ना हो, उसको मेटाफिजिकल कहते हैं। और इस स्टेज को इसलिए एब्स्ट्रैक्ट स्टेज कहते हैं कि ये स्टेज क्लियर नहीं है। एक स्टेज है ना, एक ये स्टेज होता है वो क्लियर है, उसको हम क्लियर, इसको हम क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि जिस चीज़ की वजूद ना हो, मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, तो एक डिफिकल्ट होता है फॉर अस के उस स्टेज के बारे में हम कह रहे उस स्टेज के बारे में, क्योंकि वो तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। तो एब्स्ट्रैक्ट पावर गाइड करता है द इवेंट्स को इन द वर्ल्ड। तो दैट पावर जो कि गाइड करता है इवेंट्स को इन दिस वर्ल्ड, दैट पावर इज बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, कंक्रीट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है। थिंक अबाउट साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म, आइंस्टाइन के बारे में आप सोचें तो अमेरिकन जो फाउंडिंग फादर है या अमेरिकन फिलासफर्स है उसके बारे में आप सोचें, और इसके बाद जो है तो आप देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट पावर जो है वो गाइड करते हैं इवेंट्स को। इंसान के हाथ में नहीं है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। तो पीपल जो है साइंटिफिक, ये जो मेटाफिजिकल स्टेप है इसमें हम देखते हैं तो एक साइंटिस्ट को अगर हम लेंगे आइंस्टाइन, न्यूटन्स वगैरह को, तो ये साइंटिस्ट पीपल जो है वो साइंटिफिक होते हैं इनके माइंड में, बट दे बिलीव इन सम हायर पावर में इनका बिलीव भी है, ऑल्दो कि इनकी साइंटिफिकली अंदाज में ये सॉल्व करते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, लेकिन इन द माइंड दे हैव ट्रस्ट, दे हैव फेथ फॉर समवन, फॉर सम सुपरफिशियल नेचर। तो इट मीन्स के साइंटिफिक नॉलेज है, सॉरी साइंटिफिक रिलीजन है। तो मेटाफिजिकल फेज वो फेज है जिसमें कॉम्टे डिस्क्राइब करता है कि मेटाफिजिकल फेज जो है ऑफ ह्यूमैनिटी एट द टाइम जब से इंसान है, तो उस टाइम से ये स्टेज भी है। और ये स्टेज में ये होता है कि जब, और ये उस वक्त था जब तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी, लोगों का बिलीफ मेटाफिजिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर था। तो फर्स्ट स्टेज इसका फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। सेकंड स्टेज जो इसका स्टार्ट होता है यूनिवर्सल राइट ऑफ ह्यूमैनिटी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरा शुरू होता है
फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद बहुत ज़्यादा लोगों का डिमांड है यूनिवर्सलिज्म ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट्स फॉर ह्यूमैनिटी। द सेंट्रल आइडिया इज दैट कि ह्यूमन हैव राइट्स और ह्यूमन की राइट को मस्ट बी सपोर्टेड, मस्ट बी उसको आप देंगे। और दिस फेज में थर्ड फेज में डेमोक्रेटिक डिबेट्स है, डेमोक्रेटिक राइट्स की बात होती है। तो इट मीन्स दैट कि मेटाफिजिकल चीज़ें हैं, राइट्स क्या चीज़ है हमें क्लियर उसकी कर सकते हैं। हम कभी भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि व्हाट्स बेसिकली राइट, राइट की वजूद क्या है, राइट की कंसंट्रेशन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है। राइट्स के हवाले से सिर्फ हमारी एक मेटाफिजिकल अप्रोच मौजूद है, या मेटाफिजिकल थिंकिंग में हम राइट को सिर्फ कर सकते हैं। तो ये अगस्त कॉम्टे की है। फिर अगस्त कॉम्टे की पर्सनल अगर हम बात कर लें, क्योंकि वो मेटाफिजिकल फेस की जब बात करता है तो वो क्लियर नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है, राइट भी एब्स्ट्रैक्ट है, ह्यूमैनिटी भी एब्स्ट्रैक्ट है, और इसके अलावा इंटरेक्शन भी है, डेमोक्रेसी भी है, तो हर थिंग्स एब्स्ट्रैक्ट है, कोई कंक्रीट चीज़ है नहीं इसमें, क्योंकि मेटाफिजिकल स्टेज है। और मेटाफिजिकल में एक तो प्रो दवा था, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन आती है, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद का कुछ और दवा शुरू होता है, फिर थर्ड फेज में डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक राइट, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, इसकी बातें होती हैं। तो एथियज्म द ओनली रिलीजन, मुख्तलिफ वो एक रिलीजन है जिसके अंदर टॉलरेंस नहीं है, दैट इज एथियज्म। और those are not at all tolerated or deny the God existence of God। अगर एक बंदा existence of God को नहीं मानते तो it means कि उसके अंदर टॉलरेंस नहीं है। तो that's उनका जो मजहब होगा एथियज्म होगा। हम जो प्रोमिसेस करते हैं, हम जो कन्वेंशन करते हैं, जो ओथ लेते हैं, आर बेसिकली वी आर बाउंड ह्यूमन सोसाइटी, we are bound with human society कि we will serve the human society। और जब हम टॉकिंग करते हैं, जब वो गो जाते हैं अवे फ्रॉम गॉड, तो फिर वो ह्यूमैनिटी जब गॉड को नहीं मानते हैं, जब ह्यूमैनिटी की बात नहीं करते, इट मीन्स कि वी हैव नो रिलीजन, वी हैव नो रिलीजन मीन्स वी हैव नो टॉलरेंस। जब टॉलरेंस नहीं है तो हम ह्यूमैनिटी की बात क्यों करते हैं, हम ह्यूमन वैल्यूज की बात फिर क्यों करते हैं, फिर हम ह्यूमन सुपीरियरिटी की बातें क्यों करते हैं। तो ये इनकी एक क्लेम थी, या उन्होंने ये क्लेम प्रेजेंट की थी। रिलीजन गिव स्ट्रक्चर टू इंडिविजुअल, दैट्स द रिलीजन जो एक स्ट्रक्चर देता है ह्यूमन को। तो ये एक मेटाफिजिकल था, ह्यूमैनिटी, राइट्स के हवाले से उनका। थर्ड उनका जो स्टेज है पॉजिटिव स्टेज है, साइंटिफिक स्टेज है। तो अकॉर्डिंग टू कॉम्टे मेटाफिजिकल स्टेज वाज जस्ट एंडिंग गिविंग वे टू फाइनल। मेटाफिजिकल स्टेज एक गिविंग वे है, दरमियान में है, जिसके बेस पे हम फाइनल स्टेज पे आते हैं, और वो पॉजिटिव स्टेज है जिसमें एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक लॉ के बेस पे होती है। एक्सपेरिमेंट है, लॉजिक है, ऑब्जर्वेशन है। विद आउट लॉजिक, विद आउट ऑब्जर्वेशन एंड विद आउट ऑब्जर्वेशन नो फैक्ट या रियलिटी को हम एक्नॉलेज नहीं करते, हम एक्सेप्ट नहीं करते। और ये पॉजिटिव स्टेज, थर्ड स्टेज की हम बात करते हैं, ये फाइनल स्टेज है। इसमें हम चीज़ों पे देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, देन ड्रॉ कंक्लूजन, दोज कंक्लूजन जो बेस्ड हो साइंस पे, क्योंकि इसमें जो टूल्स है, जो वे है, दैट वे इज साइंटिफिक इन नेचर। साइंटिफिक मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं, और भी थ्रू साइंटिफिक मेथड कंक्लूजन पे जाते हैं। हम जो नॉलेज की गैदरिंग करते हैं, दैट्स बेसिकली साइंटिफिक नॉलेज है। और इंडिपेंडेंस ऑफ रिलीजन एंड मेटाफिजिक्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ स्टेज, रिलीजन और मेटाफिजिकल, दोनों स्टेज से ये इंडिपेंडेंट है, ये थर्ड जो स्टेज है। तो अगस्त कॉम्टे की अगर हम बात करते हैं, तीनों स्टेजेस की उन्होंने बात की। सोसाइटी के अंदर 3 स्टेप्स। फर्स्ट रिलीजन का स्टेप है, जिसके लिए न तो किसी साइंस की ज़रूरत है, न ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, न किसी एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है, न किसी दलील की ज़रूरत है। हम इस स्टेप को ले लेते हैं, और ये तकरीबन तमाम सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग होते हैं सब में मुश्तरक है, सब इस स्टेज में होते हैं, एक जैसे होते हैं। सेकंड उसके बाद मेटाफिजिकल है, जो थोड़ा इस एडवांस लेवल पे है। तब इसमें भी
साइंस की ज़रूरत नहीं है, ये एक रिलीजन है, बिलीफ है, दोस्त के बारे में है जिनकी जिसकी फिजिकल वजूद ना हो, जो मेटाफिजिकल हो नेचर, मेटा एंड फिजिक्स। मेटा मीन्स बियॉन्ड ए फिजिकल मीन्स फिजिक्स मैटर एग्जिस्टेंस, यानी वो थिंग्स जिनकी फिजिकल वजूद ना हो, तो मेटाफिजिकल में ह्यूमैनिटी है, राइट्स है, सॉवरेनिटी है, ह्यूमैनिटी, सोसाइटी, राइट्स, ऑब्लिगेशंस। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं, मेटाफिजिकल लेवल पे एब्स्ट्रैक्ट ही हम बात करते हैं। तो इस बेस पे विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनी सपोर्ट हम इसको मान लेते हैं। थर्ड जो स्टेज है वो पॉजिटिविज्म स्टेज है, जिसमें साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की जरूरत होती है। और एलिस कॉम्टे, जिसको फादर ऑफ द सोशियोलॉजी कहते हैं, उनका ये फार्मूला था, पॉजिटिविस्ट जिसका फार्मूला था, लव इज द प्रिंसिपल ऑर्डर है, इट इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। विदाउट लव न तो ह्यूमन सोसाइटी की फाउंडेशन और न ह्यूमन सोसाइटी में कोई प्रोग्रेस हो सकती है। तो इट्स वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरिस्ट था, जिसको एलिस कॉम्टे कहते हैं इसके हवाले से। सेकंड, हर्बर्ट वाज बेसिकली एवोल्यूशनरी सोशियोलॉजिस्ट था। अकॉर्डिंग टू दिस, द एवोल्यूशन ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म पे बिलीव करने वाला है कि ये जो कुछ भी हम सोसाइटी में सोशियोलॉजी देखते हैं, तो बेसिकली ये लाइक अ ह्यूमन है और ये लाइक ऑर्गेनिज्म है। तो इसके मुताबिक सोसाइटी की एक ऑर्गेनिज्म लाइक जैसा ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनिज्म है, सोसाइटी भी ऑर्गेनिज्म है, इनके ऑर्गन है, इनके आपस में कोऑर्डिनेशन होती है। तो जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में इवोल्यूशन होती है, चेंजेस होती है विद द टाइम, तो सिमिलरली ही सोसाइटी के स्ट्रक्चर में भी इवोल्यूशन और डेवलपमेंट होती है। जिस तरह फिजिकल एनवायरनमेंट में होती है, तो साथ में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में भी डेवलपमेंट होती है। तो साथ में हमारी नॉर्म्स, वैल्यू, कल्चर सोसाइटी के अंदर भी डेवलपमेंट होती है। अब इसको मैं सिंपली आपको बताऊं, समझाओ। हर्बर्ट जो थे बेसिकली एवोल्यूशनरी सोशियोलॉजिस्ट थे, जो स्टडी करते थे द इवोल्यूशनरी प्रोसेस, हाउ द थिंग्स इवॉल्व, चीज़ों की इवोल्यूशन किस तरह होती है, किस तरह चीज़ें इवॉल्व होती है, किस तरह एक चीज़ वर्क पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे होती है। तो इस स्टडी को, इसको हर्बर्ट ने एवोल्यूशनरी और उसके मुताबिक सोसाइटी की मिसाल ऑर्गेनिज्म की तरह है। जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म कि हम बात करते हैं, जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बाकायदा प्रॉपर एक एवोल्यूशन होती है, बाकायदा एक डेवलपमेंट होती है, बाकायदा उनकी स्टेज वाइज एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे। तो इस तरह सोशल वैल्यूज, कल्चर के अंदर भी इवोल्यूशन होती है। और इससे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, रिलीजन, एथिक्स, मॉर्फोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हर्बर्ट ने बहुत काम किया। इसका जो इवोल्यूशन ये है कि पहले बंदर की थोड़ी डेवलपमेंट उनमें से हो गई, 4 के बजाय 2 पाँव ऊपर, तो इससे और डेवलपमेंट एंड फाइनली इंसान बन गया। तो ये जो इवोल्यूशन है, जिस तरह इसी तरह ऑर्गेनिज्म की, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की, ह्यूमन माइंड की इवोल्यूशन हो गई। और लेटर ऑन ह्यूमन माइंड जो है वो एक सोसाइटी के बनाई कम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो सिमिलरली सोसाइटी के अंदर भी कल्चर, सोसाइटी के अंदर जो सोशल डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, इनके दरमियान भी इनमें भी इवोल्यूशन हो रही है और इवोल्यूशन की वजह से इनकी भी प्रोग्रेस हो रही है। तो हर्बर्ट के मुताबिक नॉलेज को एक्वायर किया जाता है फ्रॉम फ्रेंड्स से और जान पहचान वाले दोस्तों से, रिश्तेदारों से, दूसरे लोगों से। उसका बिलीफ ये था कि द अल्टीमेट गोल ऑफ द सोशल इवोल्यूशन कंप्लीट हार्मनी और हैप्पीनेस है। एंड ऑर्डर टू गेट कंप्लीट हार्मनी और हैप्पीनेस, इसके लिए हमेशा हम स्ट्रगल में होते हैं और इस स्ट्रगल में एट द एंड हम कंप्लीट हार्मनी और हैप्पीनेस गेन करते हैं। तो स्पेंसर हर्बर्ट की जो थ्योरी है ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज, ये बिल्डअप है 3 प्रिंसिपल पे: इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और डिफिनेशंस। फर्स्ट इनकी जो है इंटीग्रेशन है, जिसमें लोगों को लाया जाता है, डिफरेंट रेस, डिफरेंट एथनिसिटी के लोगों को इनटू
इक्वल एसोसिएशन, जिसको हम सोसाइटी या जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तो हार्वर्ड की फर्स्ट जो उसकी थ्योरी है, जो उसकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, उसका फर्स्ट स्टेज ये है कि हाँ, सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेशन होती है, मुख्तलिफ बैकग्राउंड, मुख्तलिफ किस्म के लोग, उनको हम एक सिस्टम में लाते हैं, एक ग्रुप में लाते हैं, एक सोसाइटी में लाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं। उनकी बैकग्राउंड मुख्तलिफ है, उनकी एथनिसिटी मुख्तलिफ है, कल्चरल मुख्तलिफ है, लेकिन हम एक सोसाइटी बनाते हैं, तो इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। सेकंड जो है उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, टू फॉर्म और मार्क डिफरेंट फ्रॉम अदर, दूसरों से किसी को डिफरेंट करना। हम जब मार्क करते हैं ये तो फला से डिफरेंट है, ये क्वालिटी, ये एबिलिटी, ये ह्यूमन उससे डिफरेंट है, जिसका काम इससे डिफरेंट है, तो ये डिफरेंशिएशन है। और थर्ड स्टेज जो है वो डिफिनिटीज है, यानी किसी को वेरिएशन को, कंसीडरेबल वेरिएशन इन द एक्सप्रेशन में, उसको जो कंसीडरेबल वेरिएशन हो इन एक्सप्रेशन में, इसको हम जाहिर करते हैं। तो हार्वर्ड ने होमोजीनियस जो फिनोमेना है, एक जैसे, ये बेसिकली इनहेरिटेड है, अनस्टेबल है, विच मेक्स द सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंटली चेंज हो। और फोर्स करते होमोजीनियस को, सिस्टम को, कि वो डिफरेंशिएट हो जाए, जिसकी वजह से ग्रेटर डिफरेंस पैदा हो जाती है। होमोजीनियस के अंदर के प्रोसेस से डिफरेंस पैदा होती है। इस वजह से होमोजीनियस सिस्टम जो है ग्रो करता है टू बिकम हेटेरोजेनियस। नहीं, अगर होमोजीनियस में हम है तो इनके दरमियान की रिएक्शन के बेस पे हेटेरोजेनियस बनता है। अब पीपल जो है वो सोचते हैं कि दे डील विद द सेम इश्यूज के साथ। ये सोशियोलॉजिस्ट जो करते हैं तो उन इश्यूज उनको सामना करना पड़ता है, और वो ट्रेन नहीं होते प्रॉपरली कि वो सूरत हाल में इशू को वो के साथ वो लड़े, उस इशू को वो प्रॉपरली डील करे। तो हार्वर्ड के एक बिलीफ ये भी है, बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट, कि सोशियोलॉजी जो है could become more legitimized way of, ये legitimized way बन जाता है, बन सकता है for sociologists to study other discipline को भी, जिस तरह बायोलॉजी है, जिस तरह साइकोलॉजी, वो भी स्टडी कर सकते हैं। और बायोलॉजी को लिंक किया जा सकता है विद सोशियोलॉजी। सर्च ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ लाइफ को अगर हम सर्च कर ले, क्योंकि बायोलॉजी का ताल्लुक लाइफ से है, सोशियोलॉजी का सोसाइटी है। अगर लॉज ऑफ लाइफ को हम स्टडी करें और लॉज ऑफ लाइफ के बेस पे हम दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों में इंटरेक्शन हम ला सकते हैं। और सोसाइटी को हम अंडरस्टैंड करते हैं इज अ लिविंग बॉडी। जिस लिविंग बॉडी की मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म है, तो इसी तरीके सोसाइटी की भी मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म है। और फोकस जो है वो ह्यूमन बीइंग पे है, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट इंक्वायरी सोसाइटी जो बनती है, दैट्स बेसिकली ह्यूमन बीइंग से बनती है। ये इंसान ही है जो सोसाइटी को बनाता है। तो इनकी जो अप्रोच है हार्वर्ड की, ये फंक्शनलिस्टिक अप्रोच है। अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म थ्योरी, सोसाइटी सिस्टम है इंटरकनेक्टेड पार्ट्स जो आपस में काम करते हैं। जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म की मुख्तलिफ पार्ट्स आपस में काम करते हैं, उनकी आपस में इंटरेक्शन होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, एक दूसरे के साथ मिलाप है, और टुगेदर ये काम करते हैं एक हार्मनी में मेंटेन करने के लिए, एक बैलेंस स्टेटस को और इक्विलिब्रियम ऑफ द होल बॉडी। अगर एक बॉडी में भी, एक पार्ट्स में भी इक्विलिब्रियम न रहे तो इम्बैलेंस हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर ईच सोशल इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट करते हैं फंक्शन ऑफ सोसाइटी, जिस तरह फैमिली का काम है कि प्रोवाइड करते हैं रिप्रोडक्शन, नरिशमेंट, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। एजुकेशन का काम ये है कि ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट द सोसाइटी के अंदर स्किल्स, नॉलेज और कल्चर को करना इन द यूथ। पॉलिटिक्स का काम ये है कि प्रोवाइड अस गवर्नेंस इन गवर्नमेंट सिस्टम। इकोनॉमी का काम ये है कि टू प्रोवाइड अस प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। रिलीजन का काम ये है कि टू प्रोवाइड अस गाइडलाइन, टीचिंग
and practices of worship. तो वर्कशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव का फोकस इस चीज़ पे क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है सोसाइटी में, बाय फोकसिंग ऑन हाउ मच पार्ट दे कैन इन्फ्लुएंस वन अनदर। तो ये आपस में इन सिस्टम के सोशल इंस्टीट्यूशन की आपस में इंटरकनेक्शन होती है, इंटर रिलेशन होती है और दे इन्फ्लुएंस्ड वन अदर को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये हॉर्वर्ड की थ्योरी थी। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट है, सोशियोलॉजी थ्योरिस्ट है, दिस वाज कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की स्टडी जो है वो सोसाइटी बेस पे है और इन्होंने सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी, जब सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी हो, सबके पास ज़्यादा हो, सबके पास लेस हो, तो इनइक्वालिटी के रिजल्ट में कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इमर्ज होती है। और कार्ल मार्क्स बिलीव दैट सोसाइटी हमेशा स्टेजेस से गुजरती है और इनमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेज है। फ्यूडलिज्म, जो डोमिनेंट क्लास हमारे सिस्टम में मिडोवल यूरोप में या इसके अलावा नोटेबली ऑल द वर्ल्ड में हमेशा से जो ट्रेडिशनल कल्चर बेस्ड सोसाइटी है, दे हैव अ फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडलिज्म। सेकंड इज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मीन्स के दोज who are the owner, who have the ownership of factory, industry, business, they are basically majority में, minority में होते हैं और working या worker, proletariat, factory workers, capitalist को bourgeoisie भी कहते हैं। तो वो जो है वो majority में होते हैं, they are minority। Economic inequality होती between these two group. Marx believed the inequality would be a way toward change in society की तरफ एक वे हो सकती है, and that's well be, क्योंकि ये दोनों आपस में inequality है और इनकी दरमियान competition होगी। a result of this competition finally we will go for a change। thesis, antithesis, synthesis। तो क्लास कॉन्शियसनेस पैदा होती है those people में which have no, जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होती है और वो हमेशा वर्किंग क्लास जो है वो हमेशा कोशिश करते हैं टू गेन देयर राइट्स। Therefore, thesis, antithesis, synthesis, ये जो मॉडल था कार्ल मार्क्स ने पेश किया। और थर्ड स्टेज इज सोशलिज्म है। तो पॉलिटिको इकोनॉमिक थ्योरी या सिस्टम है ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिसके मुताबिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज शुड बी ओन एंड गवर्न बाय द कम्युनिटी एज अ होल। देयरफॉर इसको कम्युनिज्म कहते हैं कि ये जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज का जो प्रोसेस है इट शुड एंड मस्ट बी ओन बाय कम्युनिटी, नॉट बाय some individual। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट सोशल थ्योरिस्ट है वो है मैक्स। व्हाट मेड कैपिटलिज्म पॉसिबल? कैपिटलिज्म किस वजह से पॉसिबल हुआ? अकॉर्डिंग टू मैक्स दैट वाज रिलीजन, द रिलीजन एथिक्स जिसकी वजह से कैपिटलिज्म पॉसिबल हुआ। अकॉर्डिंग टू हिम उसके आपके मुताबिक मेन जो फोर्स है कैपिटलिज्म के लिए, यानी सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी के लिए, दैट फोर्स की जो फोर्स है, जो पुश है, दैट पुश इज बेसिकली फ्रॉम द रिलीजन एंड दैट द क्रिश्चियनिटी रिलीजन से। तो आज हमने सोशल थ्योरिस्ट के ऊपर बात की, 4 इंपॉर्टेंट सोशल थ्योरिस्ट के ऊपर हमने बात की और उनको 1 by 1 हमने स्टडी की, उनकी कंट्रीब्यूशन के ऊपर स्टडी की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कॉम्टे के ऊपर बात की जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, हार्वर्ड के ऊपर बात की, कार्ल मार्क्स के ऊपर बात की और मैक्स के ऊपर बात की। तो दीज 4 इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल थ्योरिस्ट है जो आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।